Hello students, 10th class students. Now we are going to do the exercise 3.5 और 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ चार मैंने इक्वेशन लिख रखी हैं, तो इनके बारे में ये बता रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि इनका यूनिक सोल्यूशन होएगा या इनका नो सोल्यूशन होएगा या फिर इनका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और कहता है कि यदि यूनिक सोल्यूशन निकलता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यानी कि हम इस एक्सरसाइज में एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यूनिक सोल्यूशन उसका आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपने 3.2 एक्सरसाइज की होगी बच्चों, तो 3.2 एक्सरसाइज में आपको पता होगा कि यूनिक सोल्यूशन और या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन कैसे आते हैं। फिर भी नहीं पता होगा तो भी अब आपको पता चल जाएगा। इसलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखने जा रही हूँ। ये स्टेटमेंट मैंने लिख ली। अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें ये लिखने पड़ेंगे कि A1 कितना है। तो A1, अब x का कोफिशिएंट है A1, तो A1 हमारा है 1 और B1, तो B1 हमारा क्या है -3 और C1 हमारा क्या है, वो भी हमारा क्या है -3। ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, उसके कोफिशिएंट हम ऐसे लिखते हैं A2, तो A2 हमारा यहाँ पे है 3। फिर हमारा दूसरा कोफिशिएंट है वो y वाला है, y वाला कोफिशिएंट हो गया हमारा -9 और फिर हमने C2 लिखा, तो C2 हमारा आ गया -2। अब हम निकालते हैं A1 A2, तो ये हमारा निकला 1/3। फिर हमने निकाला B1 B2, तो ये हमारा है -3 -9। क्लियर है, तो ये काट दिया, तो ये बेटा हमारा आ गया 1/3। नाउ हमने निकाला C1 C2, तो ये आ गया -3 -2, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो C1 C2 आ गया। तो हमारी कंडीशन क्या निकली, तो हमने देखा A1 A2 किसके इक्वल है, B1 B2 के। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है। C1 इज अपॉन, तो यानी कि A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो आपको पता है जब ये केस लगता है तो नो सोल्यूशन आता है। तो हम लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये कितना आसान है। फर्स्ट पार्ट हमारे को आगे करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने हमको क्या कहा है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो ये करो। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा है, मैं सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिखती हूँ। सेकंड पार्ट, तो ये क्या है, 2x + y = 5, ये इक्वल का साइन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 8। अब हमको उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में पहली इक्वेशन लिखी हुई थी हमारी, तो हम इसको उसी फॉर्म में लाते हैं। तो हमने लिखा 2x + y, 5 को उधर ले गए। इस फॉर्म में लिखना पड़ता है जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। तो ये आया हमारे पास 3x 2y और 8 को इधर ले आए। अब सीधा निकालते हैं A1 A2। जब A1 A2 निकालते हैं तो x नहीं लिखना होता, उसका कोफिशिएंट लिखना होता है। तो A1 है 2 और A2 है 3, तो A1 A2 क्या हो गया, 2/3। इसके बाद निकालते हैं B1 B2। तो जो B1 B2 निकालते हैं बेटा, तो B1, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब 1 है, और B2 यानी कि 2। अब C1 C2 निकालते हैं, तो ये हमारा निकल गया 5/8। तो पहली कंडीशन ही होगी हमारी A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। क्लियर है। तो A1 A2 नॉट इक्वल क्या है हमारा, B1 B2। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय, अब ये जैसे ये वाली कंडीशन आती है तो हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन।
हाँ, तो अभी हमने बेटा इसमें निकाल दिया A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो कैसा सोल्यूशन होता है इसका? यूनिक सोल्यूशन, यानी कि केवल एक सोल्यूशन। तो अब एक सोल्यूशन आ गया और उसने ऊपर बोल रखा है हमारे को कि ऊपर ये क्या बोल रखा है उसने कि यदि यूनिक सोल्यूशन होता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करो। तो अब हमारा काम बढ़ गया, अब हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हमको इस तरह से कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। पहले कौन से लिखने पड़ेंगे? B1 B2, फिर कौन से लिखने पड़ेंगे? C1 C2, फिर कौन से लिखने पड़ेंगे? A1 A2, फिर दोबारा से कौन से लिखने पड़ेंगे? B1 B2। तो हम इसी तरह से कोफिशिएंट लिखते हैं। हमारा B1 B2, B1 हमारे को पता है 1 है, B2 हमारा पता है 2 है, फिर C1 हमारे को पता है C1। तो C1 हमने यहाँ पे लिख रखा है, यही वाले कटने के बाद वाले लिखेंगे, ये लिखेंगे C1 -5 C2 -8। फिर A1 कितना है? 2 और A3, और फिर दोबारा से B1 B2 लिखना है, यानी कि ये। तो अब यहाँ से इसके ऊपर लिखना है x और इसके ऊपर लिखना है y। जब ये इधर साइड आए हुए हैं, जैसे -5 -8 को मैंने इधर किया हुआ है, जब इधर किया हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखा जाता है। मान लो मैं यही वाली स्टेटमेंट यूज करती कि मैं तो इधर नहीं लेके आती, मैं तो उधर ही रखूंगी, तो मैं फिर यहाँ पे -1 लगाती। लेकिन अब मैंने, क्योंकि मैं इधर ले आई थी इनको, 0 इधर शिफ्ट कर लिया था, उधर 0 है, तो ये मेरा 1 है। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड दैट इज वेरी वेरी सिंपल मेथड। सबसे पहले x हम इस तरह से फॉर्मेशन कर लेंगे। अब x के नीचे का लिखने का सामान हमने इकट्ठा करना है। x के नीचे लिखने का सामान कैसे इकट्ठा आएगा, अब उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ किया, तो हमने क्या लिख दिया? -8। अब इसका नंबर हो गया, 1 का नंबर तो हो गया, अब 2 का नंबर हो गया। अब 2 की -5 से मल्टीप्लाई की, तो 2 की -5 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया -10। ठीक है जी, तो -10 आ गया। लेकिन जो भी हम, जैसे ये पहली मल्टीप्लीकेशन है, इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे? जो दूसरी मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसका साइन चेंज होएगा। तो 2 की -5 से किया तो क्या आया हमारे पास? -10। तो इसका साइन चेंज करके लिखना है, साइन चेंज करके लिखना है, तो हमारा स्टेप छोटा हो जाएगा, यानी कि हमें लिखना है +10। 2 और 5 -10 आया, तो साइन चेंज करके लिखना है +10। ठीक है जी। अब y को करते हैं। y में भी यही वाला सिस्टम जो इसमें किया था, -5 की इसके साथ, तो -5 की इसके साथ की, तो ये हमारे पास आ गया 15। अब -8 की इसके साथ, अब ये हमारा क्या आया है? 8 2 -16। जो भी आएगा उसका साइन क्या होएगा? चेंज होएगा। अब -16 आया है तो वो +16 बन गया। अब 1 की निकालनी है हमको, 1 की निकालनी है तो फिर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होएगी, 2 2 जा 4, और 3 किसके साथ होएगी? तो 3 1 जा 3, प्लस का आया, लेकिन जो बाद में लिखते हैं उसका साइन हमेशा चेंज करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 प्लस का आया है हमारे पास, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। तो हमारा सारा आधा काम हो गया है। तो x की वैल्यू हो गई 10 में से 8 गया 2, और y 16 में से 15 गया 1, और ये 1, और ये 4 और 3 1। तो हमारा ये हो गया। अब हमने अपने क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बना दिए। ये जो हमारा कांस्टेंट पार्ट्स है बिना वेरिएबल का, इसको हम दोनों के साथ लिखेंगे। x वाले पार्ट के साथ भी ये देखो ऐसे x/2 भी इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो हमने इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी हमने लिख दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी हमने। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी 1 की x के साथ, तो x, 2 की 1 के साथ 2, ऐसे ही y की 1 के साथ y, 1 की 1 के साथ। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व हो गया। एक बार इसको दोबारा से देखेंगे, क्योंकि ये वाली हमारी एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की है, तो आपको आ जानी चाहिए। तो हमको ये टाइप की स्टेटमेंट दे रखी थी, 2x + y = 5, तो हमने इसको इधर ले आए, 2x + y - 5 = 0। दूसरी हमारी 3x + 2y = 8, तो हम 8 को इधर ले आए, तो यहाँ पे आके वो माइनस का हो गया। अब हमने a1 a2 निकाला 2/3, b1 b2 निकाला 1/2, c1 c2, तो माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 5/8। तो हमारे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने देखा a1 a2 नॉट इक्वल टू क्या है? b1 b2। जब ये वाली कंडीशन होती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। अब उसने स्टेटमेंट में बोला है कि यूनिक सोल्यूशन है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले बीच वाले कोफिशिएंट लिखते हैं, बीच वाले हैं यानी कि b1 b2। तो b1 है 1 और b2 है 2,
तो हमने ये B1 B2 लिख दिए। फिर हमारे को लिखने हैं C1 C2, C1 है -5, C2 है -8, तो ये लिख दिए। फिर लिखने हैं A1 A2 लिख दिए 2 और 3। फिर दोबारा से रिपीट करना है 1 और 2 को। ठीक है, अब हम क्योंकि कोफिशिएंट इधर लेके आए थे तो यहाँ पे 1 लिखना है, यदि कोफिशिएंट को उधर ही रखते हैं तो -1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझ लेंगे। x के नीचे का समान कहाँ से आएगा, 1 की -8 से की, जो बाद में अब 2 की -5 से किया -10 आ गया तो उसका साइन चेंज करके लिखना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। जैसे y की वैल्यू निकालनी है, इसको तो ऐसे कैसा लिखना है, -5 और 3 -15, -8 और 2 की करी 16 आ गया तो 16 का साइन क्या होगा, चेंज होएगा, तो -16 है तो वो +16 हो जाएगा। इसी तरह से 1, अब 2 2 जा 4 और 3 की 1 से हुई तो -3, तो ये x/2 y = 1, y/1, ये x/2 y/1 और 1/1। अब ये वाली चीज भी कांस्टेंट इनके साथ लिखनी है और ये भी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है, तो ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। मेथड तो बहुत ही आसान मेथड है। तो ये देखो यहाँ से शुरू किया और ये हमारा यहाँ पे ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट लिख रही हूँ आपके सामने। ठीक है, थर्ड पार्ट है 3x - 5y = 20, और दूसरा हमारे पास है 6x - 10y = 40। अब वही वाला इधर लेके आएंगे, 3x - 5y - 20 = 0। दूसरी स्टेटमेंट है 6x - 10y और 40 को इधर ले आई। अब निकालो जी A1, क्योंकि उसने बोला कि पहले ये निकालो यूनिक सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है, तो वो निकालने के लिए A1 A2 निकालना। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 6, काट दिया तो ये आ गया हमारे पास 1/2। अब B1 B2 निकालना है जी, तो B1 B2 निकालना है, तो B1 कितना है -5, B2 कितना है -10, कट गया तो B1 B2 भी निकाल दिया। फिर निकालना हमने C1 C2, तो C1 है -20 और ये 40, ये भी कट गई। तो हमने देखा A1 A2 भी 1/2 है, B1 B2 भी 1/2 है और C1 C2 भी 1/2 है। तो हम लिख देंगे A1 A2 = B1 B2 = C1 C2। और जो आपको पता है, आपने 3.2 में करा होगा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज मैनी सॉल्यूशंस। तो बहुत ही आसान, हमें करना ही नहीं पड़ा, अच्छा हो गया है ना। इसके बाद अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट लिखते हो आपके सामने। तो अब ये वाला पार्ट है मेरा x - 3y - 7 = 0, ये है एक स्टेटमेंट। दूसरी है 3x - 3y - 15 = 0। तो अभी वही ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, उसमें भी फर्स्ट सेकंड पीछे भी लिख सकते हो कोई। तो A1 A2 निकालना है। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, 1 है और ये 3, तो A1 A2 मेरा क्या है 1/3। अब मैंने B1 B2 निकालना है, तो B1 कितना है मेरा -3, B2 भी कितना है -3, माइनस से माइनस कट गया तो ये 1/1 आ गया। फिर C1 C2, C1 कितना है -7 और ये 15। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि A1 A2 नॉट इक्वल टू क्या है B1 B2। A1 A2 1/3 आ गया, ये 1 आ गया, नॉट इक्वल। तो कैसा सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो अब यूनिक सोल्यूशन आएगा तो यूनिक सोल्यूशन करना पड़ेगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए वो कौन से मेथड से करना है, उसने बोला है साहब कि यदि यूनिक सोल्यूशन है तो कौन सा मेथड लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए वही लिखना पड़ेगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, इस तरह से लिखना है। अब B1, अभी ये वाले नहीं लिखने हैं काटने वाले, ये स्टेटमेंट में जो ये मेन है ये इसमें से लिखने हैं। अब B1 कितना है -3, फिर B2 भी कितना है -3, फिर C1 कितना है 7, C2 कितना है -15, A1 1, ये 3, फिर B1 B2 दोबारा से लिखा -3, तो फिर ये x की वैल्यू आएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी y की, क्योंकि हमने उधर लिया लेके नहीं गए हुए, इधर है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। समझ आ गया होगा जी हमको। मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ आपके लिए, ये देखो यहाँ से x निकलेगा जी, यहाँ से y निकलेगा और यहाँ से ये हमारा
तो अब लिखते हैं हम वही पुराना वाला सिस्टम, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, अब x पहला इसका नंबर है 3 का, 3 किससे मल्टीप्लाई होगी, -3 -15, दोनों माइनस के हैं तो दोनों का माइनस क्या हो गया, कैंसर। तो 3 और 15 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ गई 45। अब जो इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी ना उसका साइन चेंज होएगा। अब ये -3 और ये -7, तो माइनस माइनस कट गई तो क्या आया 21। अब 21 का साइन चेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -21, ठीक है जी। इसके बाद अब y में -7 का नंबर आया इसके साथ, तो ये आ गया -21। और अब इन दोनों की होगी बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आ गया -15। -15 का साइन चेंज करके लिखेंगे +15, ये याद रखो, बस साइन चेंज करके लिखेंगे। इसमें भी वही सिस्टम, 1 की इससे मल्टीप्लाई हुई -3 और 3 की 3 से हुई -9, -9 का साइन चेंज होगा, -9 आया है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास +9 बन जाएगा। दोबारा से देख लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई 45 और अब इनकी मल्टीप्लाई होगी 21 आ गया तो साइन चेंज करके लिख दिया -21। इसके बाद y, अब इनकी हुई कि -21, अब इनकी हुई तो साइन चेंज करके लिख दिया। अब 1 में इसकी हुई तो -3, अब 3 इनकी हुई तो साइन चेंज करके लिखेंगे -9 तो ये +9, तो समझ आ रहा होगा जी। इसके बाद x, अब इसमें माइनस करा हमने तो ये हमारे पास आ गया 24 माइनस करके, और यहाँ पे आ गया जी हमारे पास -6, और यहाँ पे भी आ गया जी हमारे पास 6, ठीक है जी। तो अब हम इसको आगे करते हैं, वही करेंगे। अब इसके साथ ये भी लिखेंगे, 2 पार्ट कर दिया हमने, x/24 इसके साथ भी 1/6 रख दिया, y और -6 इसके साथ भी 1/6 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया। 6 के x से हुई 6x, इसकी हुई तो 24, ऐसे ही 6y 1 की इससे हुई तो जी -6, तो ये x ये आ गया 24/6, ये कट गया 4, और y की वैल्यू 6 पीछे चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। तो हमारा आंसर आ गया हमारे पास x = 4 और y = -1। तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। इसके बाद अब हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, वो कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की कौन सी वैल्यू के लिए, ये पेयर दिया हुआ है, एक ये पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 7, दूसरी इक्वेशन है a - b x और ये ब्रैकेट में a + by 3a + b - 2 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो किस वैल्यू के a और b की किस वैल्यू के लिए इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होएगा। तो आपको हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, तो लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है। अब यदि ये गिवन है तो कंडीशन कौन सी लग जाएगी फिर, कि यदि ये गिवन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आते हैं हमारे, जब a1 a2 = क्या होता है b1 b2 = क्या होता है c1 c2, तो ये मैनी सॉल्यूशन होता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ये केस लगेगा इसमें, क्योंकि इसने दे रखा है हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या करेंगे है ना। अब a1 a2 की वैल्यू, a1 कितना है 2, a2 है a - b, फिर b1 क्या है 3 और b2 क्या है a + b, और उधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू में। तो हमारे सी जब हम ये वाली प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो इधर वाली प्रॉपर्टी ऐसे कैसे भी हम यूज कर सकते हैं, उधर लाते तो भी, क्योंकि ये तो रेशो है, रेशो में तो प्लस माइनस कट जाता है, तो हम इसको ऐसे कैसा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 7 3a + b - 2 समझ आ गया होगा। जब रेशो निकालना है तो हम चाहे उधर लाएं या ना लाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, लेकिन जब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना हो तो फिर इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसके लिए भी जरूरी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मान लो हम इधर नहीं लाना चाहें तो हम जहाँ पे 1 लिखते हैं वहाँ पे -1 लिख दें, लेकिन अब हम रेशो निकाल रहे हैं तो ये इधर भी सही है, इधर भी c1 की वैल्यू, और इधर ला के भी c1 c2 लिख सकते हैं, तो हमारी मर्जी है। तो हमारे पास आ गया ये। अब हम इसके हमें इसको निकालने के लिए, क्योंकि a और b 2 अननोन थिंग्स हैं,
तो हमें यानी कि दो इक्वेशन चाहिए, कोई भी दो चीजें, ये भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, तो कोई भी दो चीजें ले ली। तो सबसे पहले मैंने इधर ये ले लिया, चाहे मैं इन दोनों को भी ले सकती हूँ इक्वल, इन दोनों को भी इक्वल ले सकती हूँ, तो मैं इन दोनों को ही ले लेती हूँ। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। अब एक्स वाई का कोई मतलब नहीं रहा, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की, ठीक है। तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2 की इससे, ए प्लस बी, 3 की इससे, इसी तरह से यहाँ पे 3 की इससे, 7a प्लस बी, ठीक, ठीक है जी। तो ये अब खोलो, 2a 2b, ये बन गया 3a 3b, ऐसे ही इसकी करो, 3 3 जा 9a, 3 की b से करी 3b, 3 की -2 से करी -6, 7 की a से 7a 7b। अब सारे को इधर ले आया, 2a माइनस 3a 2b, 3b को मैं इधर ले आई, उधर रह गया 0। तो 2a में से a गया -a, 2b और 3b क्या बन गया, +5b इक्वल टू 0। और इधर अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 9a तो उधर से लेके आए 7a, 3b पहले बैठा था यहाँ पे, 7b को ले आए जी, -6 पहले ही था यहाँ पे। तो हमारी अब ये इक्वेशन बन गई, 9a में से 7a गया 2a, 3b में से 7b गया 4b -6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो हमारे पास ये बन गया। तो अब 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम आराम से, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 उधर चला गया। अब मैं आपको उधर ले जाके दिखाती हूँ कि आपको, अभी तो मैंने उधर ही रखे थे ना, पीछे -1 लगाया था, अब मैं आपको -1 से करके दिखाती हूँ। अब देखो इधर कांस्टेंट टर्म उधर है, ये भी कांस्टेंट टर्म उधर है, तो अब फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं इसको दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब मैं कोई भी मेथड लगा सकती हूँ इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले एक्सरसाइज है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से मैं आपको करवाती हूँ इसको, है ना। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई बच्चों, कौन कौन सी आ गई, -a + 5b इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब की बार मैंने कांस्टेंट टर्म उधर रखी है, चाहो तो मैं 3 को इधर ला के वो भी कर सकती थी, है। तो अब वही वाला तरीका, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है जी। अब b1 b2 लिखा, b1 कितना है 5 और b2 कितना है -2, c1 कितना है 0 और ये कितना है 3, a1 a2 कितना है, a1 क्या है -1 और ये a2 इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 और ये फिर 5 -2, ठीक है जी। और ये मैंने ले लिया, क्योंकि उसमें तो एक्स वाई निकालते थे तो एक्स वाई लिखते थे, अब यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे b, और क्योंकि ये उस साइड है तो -1 लिखना है, इस साइड होता तो 1 लिखते। तो मैंने स्पेशली ये इसलिए उधर रखे हैं ताकि आपको ये भी बता सके भी उधर जाए तो -1 और इधर लेके आ रहे हो तो -1 होएगा। तो अब मैंने उधर रखे हैं तो मैं -1 यूज करूँगी। अब मैं a की वैल्यू निकालती हूँ b की, और इधर मैंने -1, क्लियर है, -1 उधर क्यों रखा है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म उधर है, यदि कांस्टेंट टर्म इधर होती तो 1 होता। अब पहले वाला तरीका, 5 की 3 से किया 15, अब जो भी चीज आएगी यहाँ पे माइनस है, अब जो भी चीज आएगी उसका साइन चेंज होएगा, तो 0 आ रहा है, 0 का कोई साइन ही नहीं, तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब इधर पहले इसकी होएगी 0 की 1 से 0, अब जो भी चीज आएगी उसका साइन चेंज होएगा, 3 में से -3 तो -3 का साइन चेंज करके लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आया था 0 को चाहे प्लस करके लिख दो चाहे माइनस करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 0 की 1 से हुई तो 0, अब इसकी जो भी चीज यहाँ पे आएगी, जैसे 3 की -1 से करिए तो -3 आया हमारे पास, तो -3 का साइन चेंज करके लिखेंगे +3। आ रही होगी समझ में, है ना। इसके बाद ये हम इन दोनों की हुई, जैसे -1 -2, तो -1 -2 की करी तो 2 आ गया। अब जो बाद में चीज आएगी ना उसका साइन चेंज होएगा। अब बाद में मैंने 1 और 5 की करी तो 1 और 5 का साइन चेंज हो गया, तो क्या आ गया -5। ये बात याद रखनी है। तो उधर ले गए तो बस कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे हमने क्या लगाया है -1, ठीक है। आगे करते हैं सॉल्व।
तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आसानी से आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये आ गया मेरे पास a/15, ये आ गया b/3, ये आ गया -1 और ये आ गया -3, ये दोनों कट गए। अब वही वाला तरीका, a/15 के साथ भी 1/3 रख लिया, b/3 के साथ भी ये रख लिया मैंने, ठीक है जी। तो अब रखो फिर, है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, (15/3), तो ये वैल्यू आ गई 5। और अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास, b/3 और सॉरी ये क्या है 1/3, है ना, ऐसे। तो अब इनकी भी होगी, b की 3 से हुई 3b, 3 की 1 से हुई 3, तो 3/3, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू होगी 1। तो यदि a की वैल्यू 5, दोबारा से देख लो, तो ये इसके साथ भी ये लिख दिया, इसके साथ भी ये लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। तो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको एक बार दोबारा से समझ लेंगे, इस क्वेश्चन को आपको आ जाएगा अच्छी तरह से। क्या कहता है, किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन होंगे तो a1 a2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब आते हैं, जब a1 a2 b1 b2 किसके इक्वल हो, c1 c2 के। तो वैल्यू रख दी। अब हमको दो इक्वेशन चाहिए, तो एक बार हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, एक बार इन दोनों को इक्वल रख दिया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई तो हमारी इक्वेशन आ गई ये सेकंड। ये देखो, इसकी इससे फिर इधर ले आई सबको, ठीक है। 3 को मैंने उधर भेज रखा है, 3 को इधर क्यों भेजा, मैंने कहा इधर रख, सारों को इधर ले आते हैं तो 1 लगता है, सबको उधर ले जाते हैं तो -1। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, ये देखो। अब मैंने ये इक्वेशन लिख ली 3rd और ये इक्वेशन लिख ली 4th, और अब बीच वाले लिखे b1 b2 c1 c2 a1 a2, तो ये बीच वाले b1 b2 लिख दिया, फिर c1 c2 लिख दिया, फिर a1 a1 इसके आगे कुछ नहीं है तो -1 और ये 1, फिर दोबारा से वो, क्योंकि कोफिशिएंट इस साइड है तो इसलिए -1, कोफिशिएंट उस साइड हो तो 1, ठीक है जी। अब वही वाला पहले वाला सिस्टम है, इसके साथ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 0 आ गया, 0 का तो कोई साइन ही, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, ठीक है। अब इसकी 0 और यहाँ पे -3 आ रहा है तो उसका साइन चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आ गया 2, इसका साइन चेंज हो गया। अब ये आ गया इसके साथ भी ये लिख दिया, इसके साथ भी ये लिख दिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू। तो आई होप आपको इसके साथ भी ये लिख दिया, ये तो हमारे पास ये = 5 b = 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आ गया होगा समझ में बच्चों को, ना। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए क्या होंगे इसके नो सॉल्यूशन होगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए जो ये पेयर दिया हुआ है इक्वेशन का, इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन है तो लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। ये गिवन है बेटा में, अब ये गिवन है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, a1 a2 = b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। जब नो सोल्यूशन होता है तो ये वाली कंडीशन लगती है हमारी। अब ये वाली कंडीशन लगती है तो अब a1 a2 की वैल्यू रखो, a1 कितना है 3, अब x के आगे क्या लिखा हुआ है, ये 2k - 1, तो ये हो गया हमारा 2k - 1। इस तरह से b1 की वैल्यू रखी 1 और b2 की वैल्यू रखी हमारे k - 1, फिर नॉट इक्वल, तो c1 अब मैंने कहा था रेशो निकालना है तो चाहे उधर हो चाहे उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया 1 और ये क्या हो गया 2k + 1, तो ये निकल गया। अब हमें तो k की वैल्यू निकलनी है, नॉट इक्वल का हमें क्या करना है, तो हम जो इक्वल वाले हैं उनको ले लेते हैं और इनका क्या करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3k - 1 और इधर ले लेते हैं हम 2k - 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे कैसा लिखा गया, फिर ये ब्रैकेट खोली 3 की k से 3k, दोबारा से देखें।
अब हमने ये नॉट इक्वल वाले का तो कुछ करना नहीं होता, इन दोनों को ले लिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा ली। 3 से 3 -3 और यहाँ पे 2k -1, 2k को इधर ले आई तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जो हमारी k की वैल्यू 2 आ गई, ये क्या कहती है कि यदि k की वैल्यू 2 होगी तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन आज तो इतने बहुत है आपके क्वेश्चन, तो थैंक्स बेटा, आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और इसको करेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आए तो पूछेंगे।